नमस्कार दोस्तों। ये बात करते हैं विभिन्न प्रकार के खेल के बारे में। ये सच है कि वक्त के साथ दुनिया बदलती है, आदतें बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। इन बदली हुई प्राथमिकताओं में कई बार वो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं जो कभी हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थीं। जैसे वो खेल जिनके साथ हम पले और बढ़े हुए हैं। उन पुराने खेलों को नए सिरे से जानने समझने के लिए गांव कनेक्शन ने शुरू की ये खास मुहिम, खेल जो कहीं खो गए। हर शनिवार गांव कनेक्शन में पढ़िए एक ऐसे ही भूले बिसरे खेल के बारे में, उन खेलों के बारे में जो कहीं खो गए हैं। इस विशेष सीरीज के दूसरे भाग में आज बात एक ऐसे खेल की जिसे आपने भी बचपन में खूब खेला होगा, आज तक कांच की उन रंग बिरंगी गोलियों की इकट्ठा किया होगा, जिसके चक्कर में मम्मी पापा से हम सब ने खूब डांट भी खाई थी। तो खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। देखते ही हैं कि जितना भी बच्चा खेलेगा उतना उसका जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होगा। तो खेल-खेल में बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आइए विभिन्न प्रकार के खेल क्या-क्या हैं, हम इनके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यहाँ जो ग्रामीण इलाकों में खेल खेले जाते हैं, उसमें सबसे जो कॉमन खेल है, जिसे आप जो है कंचे के नाम से भी जानते हैं, जो बच्चे अक्सर जो है आपको कहीं भी दिख जाएँगे, जो हमेशा वो खेलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंचे का खेल क्या है? गाँव के गलियारों में, स्मॉल टाउन के मोहल्लों में, स्कूल के अहाते में एक वक़्त था जब बच्चे अक्सर कंचे खेला करते थे। यूँ तो ये खेल लड़कों में ज़्यादा परिचित रहा है, लेकिन कंचे की ये गोलियाँ लड़कियों के भी खेल-खिलौने का हिस्सा रही हैं। हालाँकि कंचे पूरी तरह से बच्चों की ज़िंदगी से गुम नहीं हुए हैं, लेकिन पहले जितने लोकप्रिय नहीं रहे हैं। देखते हैं कि कंचे के खेल को कैसे खेला जाता है, अर्थात इसके नियम क्या-क्या हैं। कंचे के खेल में कई खिलाड़ी खेल सकते हैं। इसे खेलने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें कुछ दूरी पर एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा पर खड़े होकर खिलाड़ी गड्ढे की ओर कंचे फेंकता है। जिसके सबसे ज़्यादा अंक गड्ढे में आते हैं, वो खिलाड़ी गेम जीतता है। जो कंचे गड्ढे से बाहर होते हैं, उनमें से विपक्षी खिलाड़ी के बताए गए किसी एक कंचे पर वहीं खड़े होकर निशाना लगाना होता है। अगर निशाना लग जाता है, तो निशाना लगा रहा खिलाड़ी वह बाजी जीत जाता है, नहीं तो दूसरा खिलाड़ी को कंचे फेंकने का मौका मिलता है। तो कंचे के खेल के कितने प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। पहला है ऊना पूना कंचा। कंचे खेलने का सही तरीका लड़कियों में बहुत प्रचलित है। इसे 2 खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें गड्ढा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस खेल में खिलाड़ी कंचे को दोनों हाथों की मुट्ठी भरकर दूसरे खिलाड़ी को दिखाता है और पूछता है किस मुट्ठी में कितना है और किसमें अर्थात किसमें ऊना है और किसमें पूना है। ऊना का मतलब होता है मुट्ठी में 1 कंचे का होना और पूना का अर्थ है मुट्ठी में 2 कंचों का होना। अगर दूसरा खिलाड़ी सही जवाब देता है, तो उसकी जीत होती है और अगर खिलाड़ी गलत जवाब देता है, तो खिलाड़ी हार जाता है। जिसके हाथ में वो कंचा होता है और वो खिलाड़ी फिर जो है जीत जाता है। अगला है टीप बिलिस्ता कंचा। टीप बिलिस्ता कंचा में सबसे पहले ज़मीन पर एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसे पिचकू कहते हैं। गड्ढे से 4 से 5 मीटर की दूरी पर एक लाइन बनाई जाती है, जिसके बाद सभी खिलाड़ी उस लाइन पर खड़े होकर गड्ढे में कंचे डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कंचा गड्ढे में चला जाता है। वो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के कंचे पर निशान लगाते हैं। अगला निशान लगा रहे खिलाड़ी को टीप बोला जाता है, तो उसे अपने विपक्षी खिलाड़ी के बताए गए कंचे पर निशाना लगाना पड़ता है। अगर बिलिस्ता बोला जाता है, तो निशाना लगा रहे खिलाड़ी को अपना कंचा दूसरे खिलाड़ी के कंचे के पास तक पहुँचाना पड़ता है। यह दूरी इतनी होनी चाहिए कि दोनों कंचों के बीच की जगह को एक बीता हथेली से नापा जा सके। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें बच्चे जो है विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न तरीके से जो इसका अलग-अलग प्रकार है, उस माध्यम से बच्चे इसमें कंचे खेल रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका गेम है, वो है म्यूजिकल चेयर, जिसे ट्रिप टू जेरूसलम के नाम से भी जाना जाता है। खिलाड़ियों, कुर्सियों और संगीत को शामिल करने वाला उन्मूलन का एक खेल है। यह दुनिया भर में कई पार्टियों का प्रमुख हिस्सा भी है। म्यूजिकल चेयर्स, इसी में आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। खेल के नाम है, इसका नाम है ट्रिप टू जेरूसलम की उत्पत्ति व्यर्थ है। हालाँकि इसके जर्मन नाम रीच न जेरूसलम, द जर्नी टू जेरूसलम से आया है। एक सिद्धांत से पता चलता है कि यह एक धर्म युद्ध से प्रेरित था, जिसमें कई भारी नुकसान हुए थे। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि आलिया से प्रेरित था, जो प्रवासी भारतीयों से इजराइल की भूमि, जिसमें इजराइल का आधुनिक राज्य शामिल है, में यहूदियों का आप्रवासन था, जिसमें यह कहा गया है कि यहूदियों को उक्त भूमि पर ले जाने वाले जहाज़ों पर स्थान सीमित थे। इनमें से किसी भी सिद्धांत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। शब्द म्यूजिकल चेयर बजाना किसी भी गतिविधि का वर्णन करने के लिए एक रूपक है, जहां वस्तुओं या गोलों लोगों को बार-बार और आमतौर पर विभिन्न स्थानों या स्थितियों के बीच व्यर्थ रूप से घुमाया जाता है।
यह ऐसी स्थिति को भी संदर्भित करता है जहां लोगों को किसी संसाधन की खोज में समय बर्बाद करना पड़ता है, जैसे कि कमी होने पर एक गैसोलीन स्टेशन से दूसरे तक यात्रा करना। या उन राजनीतिक स्थितियों को भी संदर्भित कर सकता है जहां एक नेता दूसरे की जगह लेता है, केवल शासन प्रणाली की अस्थिरता के कारण तेजी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट गेम है छुपन छुपाई। बच्चों का पुराना और लोकप्रिय खेल जिसमें एक खिलाड़ी थोड़ी देर के लिए अक्सर 100 तक गिनती गिनते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि दूसरे खिलाड़ी छिप जाते हैं। फिर खोजकर्ता अपनी आंखें खोलता है और छिपने वालों को ढूंढने की कोशिश करता है। पहला आया गया अगला साधक है और अंतिम दौर का विजेता है। खेल के कई रूपों में से एक में छिपने वाले घरेलू आधार पर वापस भागने की कोशिश करते हैं, जबकि खोजकर्ता उनकी तलाश में दूर होता है। यदि सभी छिपने वाले सुरक्षित लौट आते हैं तो साधक अगले दौर में साधक के रूप में दोहराता है। खेल विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खेला जाता है। कभी कभी साधक को जो मिल जाता है उससे उसे मदद मिल सकती है। वैकल्पिक रूप से केवल एक बच्चा छिपता है और बाकी सभी उसे ढूंढते हैं, जैसा कि होता है सार्डिन जैसा, जहां जैसे ही छिपने वाला छिपता है उसके साथ छुपे हुए से साधक जुड़ जाते हैं। खेल का नाम छिपने की जगह भी भीड़ भाड़ वाली स्थिति से आता है। लुका छिपी खेल के बराबर इसमें ये प्रतीत होती है, जिसका वर्णन दूसरी सदी के वैज्ञानिक लेखक जूलियस पोलेक्स ने किया है। और आधुनिक ग्रीस में लुका छिपी को क्रिप्टो भी कहा जाता है। यह खेल पूरी दुनिया में खेला जाता है। स्पेन में खेल को एल एस्कांटाइड कहा जाता है। फ्रांस में जुडेसे कैस कैस, इजराइल में माचबोइम, दक्षिण कोरिया में सुम्बागोल और रोमानिया में डे एबीएटी एस्कुलोनिया कहा जाता है। लुका छिपी को पूरे दक्षिण और मध्य अमेरिका में तुजा, बोलिविया, स्कॉन्डियास, इक्वाडोर और चिली और कुटुम्बे, होंडुरास और अल साल्वाडोर जैसे नामों से जाना जाता है। तो गेम के कई प्रकार हैं, जैसे उदाहरण के लिए नाइजीरिया में डगबो बच्चे खेलते हैं। ओरी लुका छिपी और टैग का एक संयोजन, जिसमें साधक रेत में बने एक बड़े वृत्त के केंद्र में खड़ा होता है और अन्य खिलाड़ियों को छिपने के लिए कहता है। फिर साधक घेरे से बाहर निकलता है, ढूंढता है और फिर अन्य बच्चों का पीछा करता है, जिन्हें सुरक्षित रहने के लिए घेरे में भागना होगा। घेरे तक पहुंचने से पहले छुआ गया बच्चा अगला साधक होना चाहिए। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, बच्चे इसमें लुका छिपी का खेल जो है खेल रहे हैं। नेक्स्ट जो गेम है वो है खो खो। देखते हैं खो खो के बारे में। खो खो जन्म स्थान से पुणे का खेल कहा जाता है। यह खेल महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में अधिक खेला जाता है, किंतु भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रचार अब बढ़ रहा है। यह खेल सरल है और इसमें कोई खतरा नहीं होता है। आइए देखते हैं खो खो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो खो खो महाराष्ट्र का राष्ट्रीय खेल है। माना जाता है खो खो की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे जिमखाना से हुई थी। आइए देखते हैं खो खो कौन सा खेल है। विशेषज्ञों का मानना है खो खो की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुई थी और प्राचीन काल में इसे रथों पर खेला जाता था और इसे रथेरा भी कहा जाता था। खो खो के वर्तमान संस्करण में इसे पैदल व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है। इसकी उत्पत्ति 1914 में हुए प्रथम विश्व युद्ध के समय की मानी जाती है। आइए देखते हैं खो खो का खेल कब प्रारंभ हुआ। खो खो की पहली प्रतियोगिता पूना के जिमखाने में 1918 में हुई। फिर 1921 में बड़ौदा के जिमखाने में भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं कि खो खो के खेल के जो ग्राउंड होता है खो खो का, वो कितने मीटर का होता है और कैसे होता है। खो खो के मैदान की लंबाई लगभग 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है। खो खो के मैदान की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई लगभग 16 मीटर होती है। आइए देखते हैं कि खो खो का जो खेल है उसका इतिहास क्या है। खो खो खेल का इतिहास, नियम और मैदान ध्वज, परिचय, टीम, खिलाड़ी, ताजा लक्ष्य, कोर्ट, इतिहास, नियम, मैदान, ग्राउंड, पेनल्टी, कॉर्नर, आउटफील्डर, वर्ल्ड कप, टॉप, गति, चपलता, रणनीति, स्कोरिंग, फ्री हिट, रेफरी, आय का स्रोत, खो खो खेल के नियम, इतिहास और संक्षिप्त जानकारी जो है, आउटफील्डर, विश्व कप, रेफरी, अन्य। खो खो दुनिया का एक प्रसिद्ध खेल है और यह खेल दुनिया के कई देशों में खेला जाता है। खो खो खेल का भारत के साथ प्राचीन संबंध है, क्योंकि खो खो भारत एक स्वदेशी खेल है और यह खेल सभी युवाओं को बहुत पसंद आता है। आपके शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त बनाने के लिए यह खेल तभी संभव है जब आप इस खेल को देखें। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि खो खो खेल का इतिहास क्या है और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। तो आइए देखें खो खो खेल क्या है। खो खो एक लोकप्रिय मैदानी भारतीय मैदानी खेल है। यह खेल में वे लोग शामिल होते हैं जिनका शरीर तंदुरुस्त और स्वास्थ्य से भरपूर होता है, इसलिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। और फुर्तीला खेल में ऐसा लगता है कि आपके शरीर को पूरी तरह से फिट होना
चाहिए। तो देखेंगे कि कितने खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। खो खो खेल में कुल मिलाकर 24 खिलाड़ी भाग लेते हैं और प्रत्येक टीम में 12 बड़े खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनमें से 9 खिलाड़ी मैदान पर और 3 अतिरिक्त के तौर पर बाहर भाग लेते हैं, जिसे बाद में मौका दिया जाता है। देखते हैं कि खो खो खेल का क्या नियम है अर्थात इसे कैसे खिलाता है। खो खो मैच दो विचारधाराओं के बीच खेला जाता है और इन शैलियों में खिलाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं की ओर मुंह करके अपने अपने नियमित स्थान पर बैठते हैं। इस खेल में हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और उनमें से 9 खिलाड़ी पिच पर उतरते हैं। हर टीम को एक एक पारी के 7 मिनट के लिए निर्देश दिए जाते हैं और नियमित समय में उस टीम को अपनी पारी समाप्त करनी होती है। वहीं दोनों ओर से एक-एक खिलाड़ी खड़ा होता है और सीटी बजाते हुए पीछा करने वाले दल के खिलाड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ता है। वहीं म्यूजिकल टीम के खिलाड़ी पंक्ति में बैठे खिलाड़ियों का चक्कर लगाते हैं। उसी वक्त जब चेस करने वाला खिलाड़ी के पास आता है, तब वह अपनी टीम के खिलाड़ी के पीछे खो खो शब्द बोलकर उसे अपने को संकेत देता है और चेस करने वाला खिलाड़ी पहले दूसरे का चेस कराने के तैयार होता है। लगता है यदि युवा खिलाड़ी को कोई अंक मिलता है, तो उस टीम को इस तरह से अंक प्रदान किया जाएगा, विजेता घोषित किया जाएगा और यदि दोनों टीमों के आंकड़े बराबर हैं, तो यहाँ भी एक साथ पारी खेली जाएगी। उस पारी से मैच का परिणाम घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका गेम है, वो है कबड्डी। तो कबड्डी कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें कई खेलें शामिल हैं। इसमें रेसलिंग, रग्बी आदि खेलों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। इसका मुकाबला 2 दलों के बीच होता है। ये जहाँ एक तरफ बहुत सी जबरदस्त खेल है, वहीं दूसरी तरफ कई कसरतों का भी खेल है। समय के साथ इस खेल का बहुत विकास हुआ। आज ये जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर खेले जाने की वजह से कई नौजवान कबड्डी में दिलचस्पी भी लेने लगे हैं और अपने क्षेत्र के कबड्डी क्लब से जुड़कर कबड्डी के जरिए अपना भविष्य और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करने में लगे हैं। इस खेल को विभिन्न जगहों में विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे तमिलनाडु में कबड्डी को जादू-कड्डू, बांग्लादेश में हद्दू, मालदीव में भौतिक, पंजाब में कुड्डी, पूर्वी भारत में हू-तू-तू, आंध्र प्रदेश में चेडू-गुडू के नाम से भी जाना जाता है। कबड्डी शब्द मूलतः एक तमिल शब्द काई-पीडी शब्द से बना है, जिसका मतलब है हाथ थामे रहना। तमिल शब्द से निकलने वाला शब्द कबड्डी उत्तर भारत में बहुत मशहूर खेल के रूप में जाना जाता है। देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। कबड्डी खेल का इतिहास। इस खेल का उद्भव प्राचीन भारत के तमिलनाडु में हुआ था। आधुनिक कबड्डी इसी का संशोधित रूप है, जिसे विभिन्न जगहों पर अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। ये विश्व स्तरीय ख्याति सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक से मिली। सन 1933 में इसे कलकत्ता में राष्ट्रीय खेलों में सम्मानित किया गया। सन 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ और कबड्डी खेले जाने के नियम मुकर्रर किए गए। इसी फेडरेशन को एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से सन 1972 में पुनर्गठित किया गया और इसका प्रथम राष्ट्रीय टूर्नामेंट चेन्नई में इसी साल खेला गया। कबड्डी को जापान में भी बहुत ख्याति मिली। वहाँ इस खेल को बहुत सुंदर नाम राम नामक भारतीय सन 1979 में सबके सामने रखा गया। सुंदर राम उस समय एमेच्योर कबड्डी के एशियाई फेडरेशन की जानिब से इस खेल को लेकर जापान गए थे। वहाँ उन्होंने लोगों के साथ मिलकर 2 महीने तक इसका प्रचार किया। सन 1979 में इस खेल का भारत और बांग्लादेश के बीच का मुकाबला भारत में ही खेला गया। सन 1980 में इस खेल के लिए एशिया चैंपियनशिप का आगाज किया गया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर इस टूर्नामेंट को जीता। इस टूर्नामेंट में इन 2 देशों के अलावा नेपाल, मलेशिया और जापान में भी थे। इस खेल को एशियाई खेल में सन 1990 में शामिल किया गया। इस दौरान इस खेल को बीजिंग में कई अन्य देशों के बीच मुकाबले के साथ खेला गया। तो कबड्डी खेल की मुख्य विशेषता क्या-क्या है, आइए देखते हैं। ये खेल 2 दलों के बीच होता है। इसमें एक दल आक्रामक और दूसरा दल पर्यवेक्षक होता है। आक्रामक दल से एक-एक करके खिलाड़ी पर्यवेक्षक के क्षेत्र में पर्यवेक्षकों को हराने के लिए आते हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा इस एक के बाद एक आते हुए पर्यवेक्षकों को पकड़ना होता है। इस खेल का विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी। कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दलों में प्रत्येक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान 2 दलों में बराबर-बराबर बाँट दिया जाता है। पुरुषों द्वारा खेले जाने वाले कबड्डी में मैदान का क्षेत्रफल 10x13 का होता है। वहीं स्त्रियों द्वारा खेले जाने वाले कबड्डी में मैदान का क्षेत्रफल 8x12 होता है। दोनों दलों में 3 अतिरिक्त खिलाड़ी मौजूद होते हैं। ये खेल 2 20 मिनट के अंतराल पर खेला जाता है, जिसमें बीच खिलाड़ियों को 5 मिनट का हाफ-हाफ टाइम मिलता है। इस हाफ-हाफ टाइम के दौरान दोनों दल अपना कोर्ट बदल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कबड्डी के मैदान के बारे में कि इसका मैदान कैसा होता है। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके लिए अलग-अलग तरह के मैदान तैयार किए जाते हैं।
पुरुषों के लिए अलग-अलग और महिला के लिए अलग-अलग। साथ ही यह भी देखा जाता है कि जिस मैदान पर कबड्डी का खेल खेला जा रहा है, उसकी ज़मीन समतल और नरम है या नहीं, क्योंकि इसी से खेल का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए आकार का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। एक आकार तैयार किया जाता है, 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर, वहीं दूसरी ओर 50 किलोग्राम भार से कम वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए यह लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। पूरे खेल क्षेत्र को 2 हिस्सों में बाँटा जाता है, जिसको आम भाषा में सेंट्रल लाइन और खेल की भाषा में मध्य रेखा कहते हैं। इसमें खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई का भी खास ध्यान रखा जाता है। आगे देखेंगे इसी कड़ी में कबड्डी किट क्या होती है। इसके लिए खिलाड़ियों को उनकी टीम की टी-शर्ट और शॉर्ट्स दिए जाते हैं, साथ ही शूज भी, और फर्स्ट एड किट हर किसी के पास होती है, जिसको समय पर इस्तेमाल किया जा सके। आइए देखते हैं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की टीम उतनी ही बड़ी होती है जितनी क्रिकेट की, उसमें भी 12 खिलाड़ी होते हैं और इसमें भी अंतर ये होता है कि इसमें बस 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं, जो विरोधी टीम का सामना करते हैं। तो इसके नियम क्या हैं? आइए देखते हैं कबड्डी खेल के नियम। विभिन्न तरह से खेले जाने की वजह से कबड्डी के कई विभिन्न नियम हैं। इसके मूल नियम निम्नलिखित हैं। यह एक हाईली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जिसमें किसी खिलाड़ी का मुख्य उद्देश्य अपने विरोधी दल के कोर्ट में जाकर उन्हें छूकर सफलतापूर्वक वापस अपने कोर्ट में आना होता है। इस दौरान जाने वाला खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी करते हुए कहा जाता है। प्रत्येक मैच 40 मिनट का होना चाहिए। इस दौरान खिलाड़ी विरोधी टीम के कोर्ट में रेड करता है। रेड करने वाले खिलाड़ी को रेडर कहते हैं। किसी खिलाड़ी द्वारा उसके विरोधी दल के कोर्ट में प्रवेश करते ही रेड शुरू हो जाती है। रेडर को संभालने वाले विरोधी दल के खिलाड़ी को डिफेंडर कहते हैं। डिफेंडर के पास रेडर को आउट करने के मौके व्यवस्था अनुसार मिलते हैं। किसी भी रेड का अधिकतम समय 30 सेकंड होता है। रेड के दौरान रेडर को कबड्डी कबड्डी का रट लगाना होता है, जिसे चैंड भी कहा जाता है। तो कबड्डी खेल में कुछ पॉइंट भी मिलते हैं, ये देखते हैं इसके बारे में। इस खेल में कुछ पॉइंट निम्न तरह से हैं, जैसे बोनस पॉइंट। डिफेंडर के कोर्ट में 6 या 6 से अधिक खिलाड़ियों की मौजूदगी में यदि रेडर बोनस लाइन तक पहुंच जाता है तो रेडर को बोनस पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट है टच पॉइंट। रेडर द्वारा एक या एक से अधिक डिफेंडर खिलाड़ियों को छूकर सफलतापूर्वक अपने कोर्ट में वापस आ जाने पर टच पॉइंट मिलता है। ये टच पॉइंट छुए गए डिफेंडर खिलाड़ियों की संख्या के बराबर होता है। छुए गए डिफेंडर खिलाड़ियों की कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टैकल पॉइंट। यदि एक या एक से अधिक डिफेंडर रेडर को 30 सेकंड तक डिफेंड कोर्ट में ही रहने पर मजबूर कर देते हैं तो डिफेंडिंग टीम को इसके बदले 1 पॉइंट मिलता है। ऑल आउट। यदि किसी टीम के सभी खिलाड़ियों को उसकी विरोधी टीम पूरी तरह से आउट करके मैदान से बाहर करने में सफल हो जाती है तो इसके एवज में जीती हुई टीम को 2 अतिरिक्त बोनस भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एप्टी रेड। बॉकल लाइन को पार करने के बाद यदि रेडर बिना किसी डिफेंडर को छुए या बिना बोनस लाइन को छुए वापस आ जाता है तो इसे एम्प्टी रेड माना जाएगा। एम्प्टी रेड के दौरान किसी भी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता। टू और डाई रेड। यदि किसी टीम द्वारा लगातार 2 एम्प्टी रेड हो जाता है तो तीसरे रेड को डू और डाई रेड कहा जाता है। इस रेड के दौरान टीम को आवश्यक तौर पर या तो बोनस या टच पॉइंट अर्जित करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर डिफेंडर टीम को एक अतिरिक्त पॉइंट और मिल जाता है। नेक्स्ट है सुपर रेड। जिस रेड में रेडर 3 या 3 से अधिक पॉइंट अर्जित करता है उस रेड को सुपर रेड कहा जाता है। ये 3 पॉइंट बोनस और टच को मिलाकर भी हो सकते हैं या सिर्फ टच पॉइंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है सुपर टैकल। यदि डिफेंडर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 3 या 3 से कम हो जाती है तो टीम किसी रेडर को संभालने और आउट करने में सफल हो जाती है तो इसे सुपर टैकल कहते हैं। सुपर टैकल के लिए डिफेंडर टीम को एक अतिरिक्त पॉइंट भी मिलता है। इस पॉइंट का इस्तेमाल आउट हुए खिलाड़ी के पुनर्जीवन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कबड्डी में गोल्डन रेड क्या है। इस दौरान एक टॉस होता है। टॉस जीतने वाले टीम को गोल्डन रेड का मौका मिलता है। इस दौरान बॉलक लाइन को बोनस लाइन माना जाता है। दोनों दलों को एक बार इसका मौका मिलता है। इसके बाद ही यदि टाई की ही अवस्था बनी रहे तो विजेता टॉस के जरिए मुकर्रर कर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कबड्डी कितने प्रकार होते हैं। कबड्डी खेल के 4 बहुत विख्यात प्रारूप हैं जिसे भारत में खेला जाता है। इसे भारत के एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। आइए देखते हैं। पहला है आपका संजीवनी कबड्डी। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस कबड्डी में खिलाड़ियों के पुनर्जीवन का नियम होता है। विरोधी दल के खिलाड़ी को आउट करने पर आक्रामक दल से बाहर हुए खिलाड़ियों में से एक को पुनर्जीवन मिल जाता है और वह अपने दल की तरफ से फिर से खेलने लगता है। ये खेल भी 40 मिनट का होता है जिसे खेलने के दौरान एक
5 मिनट का हाफ टाइम मिलता है। 2 दलों में 7-7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं और जो दल अपने विरोधी के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देता है उसे बोनस के तौर पर अतिरिक्त 4 पॉइंट मिलते हैं। नेक्स्ट है जेमिनी स्टाइल। कबड्डी के इस प्रारूप में भी 2 दलों में 7-7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। खेल के इस प्रारूप में खिलाड़ियों को पुनर्जीवन नहीं मिलता, यानी किसी दल का एक खिलाड़ी यदि खेल के दौरान मैदान से आउट होकर बाहर चला जाता है तो वह तब तक बाहर रहता है जब तक खेल समाप्त न हो जाए। इस तरह जो दल अपने विरोधी दल के सभी खिलाड़ियों को मैदान से बाहर करने में सफल हो जाता है तो उस दल को 1 पॉइंट मिलता है। इस तरह से ये खेल 5 या 7 पॉइंट तक चलता है, यानी पूरे खेल में 5 या 7 मैच खेले जाते हैं। इस तरह के मैच के दौरान समय नहीं तय किया जाता। नेक्स्ट है अमर स्टाइल। अमेचोर कबड्डी फेडरेशन द्वारा आयोजित खेल का यह तीसरा रूप है। ये प्रारूप अक्सर संजीवनी प्रारूप की ही तरह होता है, जिसमें समयावधि तय नहीं होती। इस दौरान खेल में आउट होने वाले खिलाड़ी को मैदान से बाहर नहीं जाना पड़ता। आउट होने वाला खिलाड़ी मैदान में रहकर आगे का खेल खेलता है। आउट करने के एवज में आक्रामक दल के खिलाड़ी को पॉइंट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है पंजाबी कबड्डी। यह इस खेल का चौथा रूप है। इसे एक वृत्तीय परिसीमा के अंदर खेला जाता है। इस वृत्त का व्यास 72 फीट का होता है। इस कबड्डी की भी 3 शाखाएं हैं, जिनके नाम लंबी कबड्डी, सौची कबड्डी और गूंगी कबड्डी हैं। तो आइए देखते हैं कि कबड्डी में प्रमुख जो मुकाबले हैं वो कौन कौन से हैं। कबड्डी विभिन्न उम्र के लोग विभिन्न स्तर पर खेल सकते हैं। इस वजह से इसके कई बेहतरीन मुकाबले जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। नीचे कुछ प्रमुख मुकाबलों का जिक्र किया गया है जो इस प्रकार हैं। एशियन गेम्स। इस गेम को एशियन गेम्स के तहत सन 1990 में खेला 90 से खेला जा रहा है। भारत की कबड्डी टीम इस मुकाबले में 7 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। बांग्लादेश ने भी अपना प्रदर्शन इस बार मुकाबले में बहुत अच्छा किया है और अपना स्थान दूसरे नंबर पर दर्ज कराया है। एशिया कबड्डी कप। एशिया कबड्डी कप भी बहुत मशहूर टूर्नामेंट है। ये प्रतिवर्ष सिलसिलेवार ढंग से 2 बार आयोजित किया जाता है। सन 2011 में इसका अभिषेकात्मक मुकाबला ईरान में किया गया था। इसके 1 साल बाद सन 2012 में एशिया कबड्डी कप का आयोजन पाकिस्तान के लाहौर में किया गया। ये 1 नवंबर 2012 से 5 नवंबर 2012 तक खेला गया था, जिसमें एशिया महादेश में आने वाले लगभग सभी देशों ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट को एक तकनीकी चाल की सहायता से पाकिस्तानी टीम जीत गई थी। कबड्डी विश्व कप। कबड्डी विश्व कप कबड्डी का सबसे अहम मुकाबला है, जिसमें विश्व के कई देशों की टीम भाग लेती है। पहली बार सन 2004 में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। इसके बाद सन 2007 में इसे खेला गया। सन 2010 के बाद से इसे प्रतिवर्ष खेला जा रहा है। भारत विश्व कप के सभी टूर्नामेंट को जीतता रहा है। सन 2016 में विश्व कप का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। इस टूर्नामेंट में 12 देशों ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट को भी भारतीय टीम ने अनूप कुमार की कप्तानी में जीता है। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारत ने ईरान की टीम को 38-19 के स्कोर से हराया। भारतीय कबड्डी टीम विश्व भर में सबसे अधिक सफल टीम के रूप में सामने आई। इस विश्व कप में पाकिस्तान को किन्हीं राजनीतिक कारणों से आमंत्रित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है वीमेंस कबड्डी। वीमेंस कबड्डी विश्व कप महिला खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय टूर्नामेंट है। इसे पहली बार भारत के पटना राज्य में सन 2012 में खेला गया था। भारतीय महिला टीम ने इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के दौरान ईरान को हराकर विश्व स्तर पर अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 2013 के मुकाबले में डेब्यू की हुई न्यूजीलैंड की टीम को हराकर भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर से फतह का परचम लहराया। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग। सन 14 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई। ये क्रिकेट में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग की तरह ही आयोजित किया गया। इस लीग के दौरान मार्केटिंग पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट पर किया जाता है। भारतीय टेलीविजन पर बीकेएल प्रो कबड्डी लीग बहुत अधिक पसंद किया गया और लगभग 435 मिलियन दर्शकों द्वारा देखा गया। इसका पहला मैच लगभग 86 मिलियन दर्शकों द्वारा खेला गया। नेक्स्ट है इसी में यूके कबड्डी कप। देखते हैं इसके बारे में। इस खेल को इंग्लैंड में भी बहुत ख्याति मिली, जिस वजह से वहाँ यूके कबड्डी कप का आयोजन किया जाने लगा। सन 2013 में इसका आयोजन कई राष्ट्रीय दलों के साथ किया गया। इन दलों में भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि की भागीदारी देखने को मिली। इस टूर्नामेंट में पंजाब की वृत्तीय सर्किल स्टाइल कबड्डी खेली जाती है। आगे देखेंगे विश्व कबड्डी लीग। विश्व कबड्डी लीग का गठन साल 2014 में हुआ। इस लीग में 8 दल और 4 देशों का सम्मेलन देखा गया। इन देशों में कनाडा, इंग्लैंड, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हैं। इस लीग की कुछ टीमों के मालिक पूर्णतः
या आंशिक रूप से कई अभिनेताएं हैं। इन अभिनेताओं में अक्षय कुमार, खालसा वेरिएंस, रजत बेदी, पंजाब थंडर, सोनाक्षी सिन्हा, यूनाइटेड सिंघम और यो हनी सिंह यो यो टाइगर्स के मालिक हैं। इस लीग का अभिकासात्मक सीजन सन 2014 के अगस्त से दिसंबर के महीने के बीच खेला गया था, जिसमें टीम यूनाइटेड सिंघम की, जो इंग्लैंड के बर्किंघम की आवेदन कर रही थी, की जीत हुई थी। तो इसी में आगे देखेंगे। जो हमारा गेम है उसे कहते हैं हेप स्कॉच। हेप स्कॉच, आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि हेप स्कॉच क्या है और किसके माध्यम से खिलाता है। यह एक बच्चों का खेल है जिसे कई खिलाड़ियों या अकेले भी खेला जा सकता है। हेप स्कॉच एक लोकप्रिय खेल का मैदान में खेले जाने वाला खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को एक छोटी वस्तु को संख्याबद्ध त्रिभुजों या जमीन पर उल्लिखित आयतों के प्रतिमान में उछाला जाता है और फिर उस छोटी वस्तु को पुनर्प्राप्त करने के लिए रिक्त स्थान के माध्यम से एक पैर के बल कूदते हैं। तो आइए देखते हैं कि हैप स्कॉच गेम कैसे खिलाता है। हैप स्कॉच एक लोकप्रिय खेल का मैदान में खेले जाने वाला खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को एक छोटी वस्तु को संख्याबद्ध त्रिभुजों या जमीन पर उल्लिखित आयतों के प्रतिमान में उछाला जाता है और फिर उस छोटी वस्तु को पुनर्प्राप्त करने के लिए रिक्त स्थान के माध्यम से एक पैर के बल कूदा जाता है। तो इस खेल में जीत कैसे होती है? यदि किसी भी दशा में कोर्ट से कूदते समय खिलाड़ी एक रेखा पर कदम रखता है, एक वर्ग चूक जाता है या संतुलन खो देता है, तो मोक्ष समाप्त हो जाती है। खिलाड़ी अपनी बारी से वहीं शुरू करते हैं जहां उन्होंने आखिरी बारी छोड़ी थी। कोर्ट पर प्रत्येक क्रमांकित वर्ग के लिए एक कोर्स पूरा करने वाला पहला खिलाड़ी गेम जीत जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा खेल है, जो अभी विलुप्त होता जा रहा है, जो बच्चे खेलते हैं, तो ये है गुल्ली डंडा। खेल का उद्देश्य डंडे से गिल्ली को मारना है। गिल्ली को जमीन पर रखकर डंडे से किनारे पर मारते हैं, जिससे गिल्ली हवा में उछलती है। गिल्ली को हवा में ही जमीन पर गिरने से पहले फिर डंडे से मारते हैं। जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा दूर तक गिल्ली को पहुंचाता है वह विजयी होता है। देखते हैं इसका ये कहाँ का खेल है। गिल्ली डंडा भारत के ग्रामीण इलाकों में खेले जाने वाला एक शौकिया खेल था। भारत में खेल की उत्पत्ति कम से कम मौर्य राजवंश से हुई है। फुलबनी टिप, करैट गुली, बड़ी बिटी डंडू और किट्टी पुल गिल्ली डंडा के वैकल्पिक नाम हैं, अर्थात इसे इन नामों से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या मायने नहीं रखती है। 2 खिलाड़ी भी इस खेल को खेल सकते हैं और 10 खिलाड़ी भी। गिल्ली डंडा खेलने से पहले मैदान के किसी भी भाग में एक क्षेत्र तैयार किया जाता है, जो देखने में परंपरागत नाव की तरह ही प्रतीत होता है। तो एक शौकिया खेल है जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में खेला जाता है। साथ ही कंबोडिया और इटली के कुछ हिस्सों में ये खेल खेला जाता है। यह खेल 2 डंडों से खेला जाता है। एक डंडी, बड़ा डंडा जिसे डंडा कहा जाता है, जिसका उपयोग छोटी डंडी गिल्ली को मारने के लिए किया जाता है। तो गिल्ली डंडा एक प्राचीन और जाना पहचाना खेल है, जिसका इतिहास काफी पुराना है। गिल्ली डंडा बच्चे द्वारा खेला जाता है। इस गेम के अंदर 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होते हैं और यह काफी फुर्तीला गेम है। इसे खेलने से आपका शरीर स्वस्थ और शांत हो जाता है। आज की तारीख में गिल्ली डंडा गेम शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इसके नियम और इससे जुड़ी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम आपको इसमें बताएंगे कि गिल्ली डंडा खेल कैसे खेलें या इसका कैसे खेला जाता है। गुल्ली डंडा खेल को खेलना बहुत आसान है और यह खेल आसान के साथ खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें बड़ा वाला डंडा होता है जो 2 या 3 फीट का होता है, जिससे हाथ में होता है, और डंडा बेलनाकार होता है। दोनों सिरा नुकीला, और यह खेल 2 या 2 से अधिक खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है, जिसमें 2 डंडी होती है और इसमें छोटी वाली डंडी को बहुत बड़ी डंडी से मारा जाता है और मारने के बाद छोटी डंडी डंडी को उछाला जाता है, दूसरी जगह गिरती है। इसे देखने वाला लोग काफ़ी उत्सुक होते हैं और इस खेल का अहम हिस्सा है, लोगों को पसंद आता है। जहाँ गुल्ली तक गुल्ली डंडा काफ़ी प्राचीन खेल है। जब इसे खेला जाता था तो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं आता था, इसलिए लोग इस खेल को खेलते थे। तो इसमें नियम क्या-क्या है? यह गुल्ली डंडा खेल काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें अधिकतर नियम नहीं होते और इसे कई तरह से खेला जा सकता है, इसलिए गुल्ली डंडा खेल काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके नियम जो है निम्न है। गुल्ली डंडा खेल में 2 या 2 से अधिक दल होते हैं, जिसमें 1 या 1 से अधिक खिलाड़ी होते हैं। गुल्ली डंडा खेल के लिए एक छोटा-सा डंडा बनाया जाता है, क्योंकि उस बड़ी वाली डंडा से छोटी वाली डंडा को उड़ाया जा सकता है, और फिर बड़ी वाली डंडी से गुल्ली, जो कि बेलनाकार जैसी है, उसकी बिकनी पर मारा जाता है, बीच में नहीं मारा जाता।
जब बड़ी डंडी से छोटी डंडी को गुल्ली से मारा जाता है, जो दल को एक दल में शामिल किया जाता है वह गिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है। जब बड़ी डंडी से गुल्ली को मारा जाता है तो उसके समय में 3 बार गुल्ली को दूरदर्शी खिलाड़ियों का मौका दिया जाता है।